हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ एनटीए और नीट को देख करके। पिछले 3 साल के एनालिसिस के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जो एनटीए और नीट जो है वो फॉलो कर रहा है, वो इस टाइम पे जो क्वेश्चंस उसके आ रहे हैं वो एसएसआर रीजन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, और उसके बाद में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइम पे 3 साल के एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि जो वन वर्ड के जो आंसर्स थे, वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन और आंसर जो आते थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके हिसाब से मैंने जो आपकी जो 11th की एनसीईआरटी है और 12th की एनसीईआरटी है, मैं उसको देखते हुए मैं पूरी एनसीईआरटी को पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा और आप लोगों को जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको ईजी वे में समझाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसका नोट्स बनाइए, और उसके बाद में उसको आप लोग थोड़ा याद करिए, उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे समझ में आएगी। और वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे लास्ट में, और ऐसा होगा कि आप कापी किताब बुक बंद करके रख दें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है। तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जब, और इसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो फिर चलते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं सेल सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसकी जो बेसिक्स हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का जो मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मतलब ओनली जब स्ट्रक्चर की जो मार्फोलॉजी होती है, मतलब स्ट्रक्चर केवल स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी के आधार पर जब उसकी स्टडी की जाती है सेल की, तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और अगला जो पॉइंट है बेसिक्स का, वो मैं पढ़ाऊंगा सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल। मतलब स्ट्रक्चर के साथ साथ, मतलब मार्फोलॉजी के साथ साथ उसके जो फंक्शंस हैं, मतलब जो सेल हैं उसके क्या काम हैं, तो उसकी जो स्टडी, मतलब स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उनके कार्य हैं, उन दोनों के जब जो उन दोनों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको कहते हैं हम सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल, इसका सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे मतलब कि सेल से मिलके बने होते हैं। अगर वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं तो उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर वो मतलब मेनी सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से, तो उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि व्हाट अ सेल। नेक्स्ट पॉइंट इस एनसीईआरटी में लिखा है व्हाट अ सेल। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेल क्या होता है, मतलब सेल के बारे में यहाँ पे, मतलब सेल होता है क्या, ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, एकदम बेसिक, जो मतलब सबसे छोटी चीज़ें होती हैं, तो वही होता है सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, मतलब जो जब मतलब पृथ्वी का जो पृथ्वी मिलके जो पृथ्वी बनी, तो उसके बाद सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मतलब ये हम लोग का जो जैसे ह्यूमन है, ये सब कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो ये सब बहुत लेट में जाके बनी है। उससे पहले जो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, अपने जीवन यापन करने में इनको कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र रूप से अच्छे से रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगला जो इनका जो वो है, वो लिखा हुआ है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जो उनके लाइफ को जीने के लिए आवश्यक है। मतलब जैसे हम लोग के लाइफ को जीने के लिए इसेंशियल फंक्शंस क्या हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई करता है, फिर अपने लाइफ को सेटअप करता है, मतलब आगे जाके अच्छे अच्छे जगह पे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना, ये सब चीज़ें हैं, तो ये इसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ को अच्छे तरीके से चलाने के। तो उसी टाइप की ये भी अपनी लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं, इसेंशियल फंक्शंस, उसको करता है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, एंटोनी वान लीवेनहॉक फर्स्ट सा अ डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। मतलब जो एंटोनी वान लीवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले देखा लिविंग सेल को और डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। मतलब जब एंटोनी वान लीवेनहॉक ने पहले लिविंग सेल को देख लिया, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है ये एनसीईआरटी में ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ सेल थ्योरी। आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है स्लाइडन 1838। जो मतलब स्लाइडन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो 1838 में है। जर्मन बॉटनिस्ट थे, बहुत नाम सुना होगा स्लाइडन और सॉन का आप लोगों ने। तो यहाँ पे इनका जो पॉइंट है, उन्होंने बोला है ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब जो प्लांट होते हैं इन्होंने देखा और ये ऑब्जर्व किया, मतलब कि जो प्लांट होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, मतलब विभिन्न प्रकार के सेल से मिल के बने होते हैं। स्लाइडन ने ये कहा। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, सॉन 1839। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे 1838 में स्लाइडन ने अपना जो स्टेटमेंट था, जर्मन बॉटनिस्ट थे इन्होंने दिया। अब 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट सॉन ने, इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया इसको देखते हैं। अगला स्टेटमेंट इनका था जो है, एनिमल सेल हैव अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा। जो एनिमल सेल होता है उसके जो बाहर एक आउटर लेयर पाई जाती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल हैव अ यूनिक फीचर ऑफ सेल वॉल। जो प्लांट सेल होता है वो उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो उसका एक यूनिक फीचर है, जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला जो टॉपिक्स है हम लोग पढ़ाएंगे प्लांट एंड, मतलब अगला जो पॉइंट है ये हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। ये इनका अगला पॉइंट है, ये इनकी ये 3 पॉइंट है। अब अगला जो इसका जो ड्राबैक है, सेल थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्राबैक है ये था कि डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू द न्यू सेल वर फॉर्म। मतलब जो नया सेल होता है वो कैसे बनता है, ये चीज़ें स्लाइडन और सॉन जो है सेल थ्योरी में नहीं बता पाए। और इसी चीज़ को बताने के लिए आपके आते हैं अगले वैज्ञानिक, रुडोल्फ विर्चो। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, 1855। तो इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल वर फॉर्म। इन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो कैसे बनता है, और मतलब जो सेल होता है वो बनता कैसे और डिवाइड कैसे होता है। तो इन्होंने जो बताया, इन्होंने बताया फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से मिल के बनते हैं। और इनका जो स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये सीधा मतलब नीट में भी आप पीवाई के जो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि जो ओमनी सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया 1855 में। तो अगला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट इधर हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या था, मतलब जो स्लाइडेंसॉन और रुडोल्फ विर्चो ने मिल करके जो चीज़ें दी वो वहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई सेल थ्योरी के। तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिल करके बने होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से। अगला पॉइंट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी हो गया। अब अगला देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। अब आप लोग अगला देखिए, ओवरव्यू ऑफ सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सारे सेल्स में इनसाइड ईच सेल मतलब सारे सेल के अंदर अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब डेंस मतलब एक घना जो है घना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाए जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन क्रोम अब क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आप लोग जानते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके अंदर डीएनए, जीन और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वहाँ पे अच्छे से आप लोग को समझाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियाई होता है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट हैव ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स
यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों जो सेल्स होते हैं उसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब सेल्स के अंदर जो है मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म इन अ मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मिलकर के जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन सेलुलर एक्टिविटी का अखाड़ा होता है। मतलब वहाँ पे जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं सारी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए इसको अखाड़ा कहते हैं सेलुलर एक्टिविटी का। एरियन का मतलब होता है अखाड़ा। उसके बाद में यहाँ पे अगला देखेंगे, यूकैरियोट्स सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड डेंस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट मतलब बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कौन एनसीईआरटी में कौन कौन से मतलब ऑर्गेनल्स के बारे में हमको जानकारी दी है। तो यहाँ पे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वैक्यूल देखिए। वैक्यूल जो आपको भी आगे भी बताएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुनिए। वैक्यूल जो होता है ये जो है ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल का फीचर नहीं है। अब अगला पॉइंट आप लोग देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें जो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में भी पूछा जा चुका है और बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम जैसे एम्स नर्सिंग और मतलब एम्स बी फार्मा और इसमें भी पूछा गया है। तो आप लोग और पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करेंगे नीट का तो इसमें भी एक या दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जो बोथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा यही फीचर्स होता है इसका, ये दोनों में पाया जाता है। और उसके बाद में अगला जो है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। इसके बाद जो अगला है, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम होता है ये केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये कई जगहों पे पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन फार्मेशन में मदद करता है, यहाँ पे मेनली प्रोटीन का फार्मेशन होता है। और उसके बाद में ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बनाता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो उसमें मदद करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोग जानते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी बनाता है एटीपी के रूप में, तो ये भी हो गया। अगला पॉइंट आप लोग देते हैं, एनिमल सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब एनिमल सेल के अंदर भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है राइबोसोम के अलावा, सेंट्रोसोम होता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। अब अगला आप लोग देखेंगे, सेल डिफर इन शेप साइज एंड एक्टिविटीज़। सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, एक्टिविटी मतलब अपने वर्क के आधार पे, वो सब अलग अलग होता है। सेल्स ये नहीं कि एक ही टाइप का सेल्स पाया जाएगा, उसकी साइज शेप एक्टिविटी एकदम सेम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अलग अलग फंक्शंस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है वो ये इसमें देखिएगा जो सेल्स के अंदर इसमें दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ये सबसे छोटा सेल होता है, जैसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये नीट के एग्जाम में इसका जो साइज है ये थोड़ा सा पूछा गया, तो इसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ होता है। उसके बाद में आगे जो है बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है 3 to 5 माइक्रोन मीटर होता है। लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट एग होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके बाद में आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स जो कि 7 माइक्रोन मीटर होता है। उसकी जो साइज होती है वो मतलब शेप होता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे नर्सिंग के एग्जाम में और बी फार्मा डी फार्मा इसके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो ये राउंड और बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी का जो साइज है 7 माइक्रोन मीटर, राउंड एंड बाई कॉनकेव। तो उसके बाद में अगला देखेंगे, लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल्स होती हैं। अब आप लोग अगला पेज देखिएगा, पेज नंबर 3। यहाँ पे जो है
अभी तक आपका ओवरव्यू चल रहा था वो ख़त्म हुआ सेल का पूरा। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, तो इस पूरे डिटेल्स को हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें आप लोग देखिएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ रिप्रेजेंटेड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएलओ होता है, ये सब जो है यही सारे मिलके मतलब ये सब प्रोकैरियोटिक के मेंबर्स हैं। यही सब रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रोकैरियोटिक का, ये सब मेंबर हैं उसके। अगला पॉइंट देखें, जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये जो इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए इन लोगों को जो इन मतलब जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी इन लोगों को तो देखा जा सकता है, जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इन लोगों को हम लोग अपनी अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें दिखा हुआ जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये लोग मल्टीप्लाई मतलब इनका जो मल्टीप्लाई करने का मतलब जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं इतना तेज़ बढ़ाते हैं कि जैसे जब आप लोग किसी डिजीज़ से जब ग्रस्त होते हैं, जब आप लोग को कोई डिजीज़ होती है तो देखिएगा कि मतलब बहुत जल्दी आप लोग को रोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपके शरीर को धीरे धीरे वीक करने लगते हैं। तो यहीं पे ये पॉइंट दिया गया, जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। अब अगला पॉइंट देखेंगे, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज फॉर बेसिक शेप। मतलब कि मतलब वैरी का मतलब होता है कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार से बदलते रहते हैं। मतलब इनमें विविधताएं पाई जाती हैं इनके शेप और साइज में। दे में वेरी, वेरी का मतलब बदलते रहते हैं, मतलब विविधता होती है इनमें। ग्रेटली इन अ शेप एंड साइज फॉर बेसिक शेप। इन बेसिक शेप और साइज के लिए इनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे ये बताएगा, जो बैसिलस होता है ये रॉड शेप होता है, बैसिलस। उसके बाद में जो कोकस होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप होता है, और जो स्पायरुलम होता है वो स्पायरल शेप होता है। अ, उसके बाद में इसका जो शेप है ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब कौन सा किस किस शेप का होता है, कि बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, इस स्पायरुलम जो है स्पायरल शेप। अब अगला देखेंगे, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। मतलब प्रोकैरियोट्स के पास जो सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को हटा देगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है जो ना तो इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें सेल वॉल पाया जाता है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। मतलब वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है। मतलब मतलब जब न्यूक्लियस होता है, जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली मतलब ऐसी बात है कि अक्सर करके नेकेड ही होगा अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो। अब अगला पॉइंट जो है, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें स्मॉलर सर्कुलर डीएनए के अलावा भी जेनेटिक डीएनए, जिसको हम लोग जेनेटिक सर्कुलर डीएनए होता है एक्स्ट्रा, मतलब उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विथ फॉरेन डीएनए। अभी आप लोग ये जो पॉइंट है इसको आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक में, कि मतलब जो प्लाज्मिड होता है ये वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, यहाँ पे यही बताया गया है। अब अगला ये पढ़ेंगे, नो ऑर्गेनल्स लाइक वन ऑफ द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स की तरह प्रोकैरियोट्स की तरह इसमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। बस यही है कि जो इसमें ये मतलब जो राइबोसोम है, बस यही है कि दोनों में कॉमन पाया जाता है, और इसमें कॉमन जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। केवल राइबोसोम है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, कॉमन है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, प्रोकैरियोट हैव इंक्लूजन्स मतलब स्टोरेज मटेरियल, इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है इंक्लूजन बॉडी होता है जो स्टोरेज मटेरियल मतलब स्टोर करता है मटेरियल को। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ए स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब जो मीजोसोम हो जो मीजोसोम होता है ये इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। अगला पॉइंट हम लोग देखें, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इन्वेलप्स एंड उनका जो सेल इन्वेलप
सेल इनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसमें अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल मेनली बैक्टीरिया हैव ए chemically complex cell envelope consist of a tightly bound 3 layered structure। मतलब मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, मतलब जो बहुत सारे मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये मेनली बैक्टीरिया जो है, इसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो ये सेल इन्वेलप होता है ये 3 टाइटली बॉन्ड लेयर से मिलके बना होता है। पहला जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग तो कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बीच में होता है सेल वॉल जो मिडिल लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर होता है इनर लेयर होता है। सेल इन्वेलप का जो फंक्शंस होता है, सेल इन्वेलप फंक्शन जो होते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो सेल इन्वेलप होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो हम लोग देखते हैं चौथा पेज, तीसरा पेज खत्म हुआ। अब जो ये मतलब प्रोकैरियोट्स है, इसमें एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इन्होंने डिफाइन किया दोनों को। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप अ ग्राम स्टेन, मतलब जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, एंड जो डू नॉट टेक अप अ ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं उनको कहते हैं ग्राम निगेटिव। ग्लाइकोकैलिक डिफर्स इन कंपोजिशंस एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखाया जाएगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसमें दिया गया है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये थिन और लूज़ भी हो सकती है और थिक और टफ भी होती है। अगर जो जो थिक और लूज़ होती है उसको कहते हैं स्लाइम लेयर, और जो थिक और टफ होती है उसको कहते हैं कैप्सूल। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सेल वॉल, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। जो सेल वॉल्स होते हैं वो मतलब सेल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करते हैं, मजबूती देते हैं सेल को। प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, मतलब बैक्टीरियम को फटने से और मतलब सिकुड़ने से रोकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी इसका एक बहुत मतलब अच्छा फीचर्स है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है तो उसकी बात हुई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, मतलब ये सेलेक्टिव होता है किसी भी ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आएगा तो इस सेल के अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये सेलेक्टिव, क्योंकि जैसे आपके घर में जब कोई आता है तो आप अपने घर के अंदर उसी को लाते हैं जो आपका बहुत खास होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेलेक्टिव लोग ही आपके घर के अंदर आ सकते हैं। तो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बहुत सेलेक्टिव होता है, बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है, जिसका चैनल वहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब जिसके रिसेप्टर वहाँ पे होंगे वही सब आएंगे अंदर, बाकी लोग को बाहर ही रखेगा। और अगला पॉइंट हम लोग बताएंगे मीजोसोम, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो मीजोसोम होता है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मीजोसोम होता है वो बेसिकली किसकी इनफोल्डिंग होती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग इन अ फॉर्म ऑफ, जो इनफोल्डिंग होती है वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती है, टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, लैमेली के फॉर्म में हो सकती है। फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, मीजोसोम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सेल फार्मेशन, मतलब सेल को बनाने में मदद करती है। डीएनए रेप्लिकेशन आप लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, सेल साइकिल सेल डिवीजन जो कि अगला आपका माइंड मैप होगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये सेल फार्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, मतलब विभाजन में, डॉटर सेल के विभाजन में मदद करेगा। हेल्प इन रिस्पायरेशन, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो मीजोसोम होता है वो किस में हेल्प करता है, तो मेनली कई बार पूछा रिस्पायरेशन में, तो यहाँ पे मीजोसोम आप अगर आएगा तो आप मीजोसोम पर टिक करेगा। हेल्प इन रिस्पायरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, मतलब ये श्रावण में मदद करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया पीएम, यहाँ पे पीएम लिखा हुआ तो आप लोग पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को समझिएगा, पीएम का मतलब मोदी जी मत समझ लीजिएगा। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ पीएम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब कि एंजाइम के सिक्रेशन में मदद करेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट रखेगा अपना। इन साइनोबैक्टीरिया मेम्ब्रेनस एग्जिस्टेंस, मतलब इनफोल्डिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। साइनोबैक्टीरिया में जो है मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग होती है
साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया में एक इनफोल्डिंग पाई जाती है मेम्ब्रेन्स की, जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर जो है पिगमेंट पाया जाता है, कंटेन पिगमेंट। क्रोमेटोफोर जो होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाएगा। अब अगला पॉइंट जो है फ्लैजिला, मतलब यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ सेल वॉल। जो फ्लैजिला होता है वो इनफोल्डिंग होती है सेल वॉल की। फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। फ्लैजिला जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हुक, दूसरा होता है फिलामेंट, तीसरा होता है बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट मतलब पोर्शन होता है फिलामेंट, और उसके बाद में फिलामेंट जो होगा वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, उसके बाद में हुक और बेसल बॉडी होगा। और एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड, ये जो होगा फ्लैजिला जो होता है वो सेल सरफेस, जो ये एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड, मतलब ये जो फ्लैजिला होगा ये एक्सटेंड मतलब बाहर के साइड में पाया जाएगा, सेल सरफेस के ऊपर पाया जाएगा फ्लैजिला।